हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा तो आज हम बात करेंगे एनवीएस टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता होगा कि एनवीएस का कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें कि एलडीसी पोस्ट के लिए आपका ये कैलेंडर था, जिसमें ये बता रखा था कि एनवीएस की जो रिक्रूटमेंट है ये आपको 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कई बच्चे इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं या कई बच्चों की इस तरीके से क्वेरीज आ रही हैं कि मैम वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कैलेंडर तो आपका जारी पहले ही कर दिया गया था एलडीसी का कैलेंडर से आपका ये एक वो रहता है कि जैसे ही ये चीज क्लियर होगी, ठीक है, तो आपको परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि ट्रांसफर वगैरह वगैरह सारी जितनी भी प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाती है और उसके बाद ही परमानेंट वैकेंसी का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। ठीक है, ये बच्चे जिन्होंने अभी सीटेट क्लियर किया है या फिर वो बच्चे जो काफी टाइम से किसी न किसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एनवीएस में आपको, और एक चीज याद रखिएगा, मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज बोलती हूँ कि आप इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, किसी भी एक एग्जाम पे स्टक नहीं होना। ठीक है, आपको मल्टीपल एग्जाम को टारगेट करना है, लेकिन हाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्जाम अभी होगा, ठीक है, उस पर मेन फोकस होना चाहिए। जैसे कि आपका टीएसएसबी की वैकेंसी आपकी चल रही है और आपका एग्जाम की जो डेट है वही आनी बाकी रह गई है। ठीक है, अब आपको एनवीएस में, केवीएस में, एएमआरएस में, बाकी सब में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप सारे जो डिपार्टमेंट्स को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि लगभग लगभग ऑलमोस्ट चीजें आपकी सेम रहती है। ठीक है, तो एक एग्जाम को टारगेट करके चलोगे तो एक एग्जाम के लिए रह जाओगे, लेकिन अगर मल्टीपल एग्जाम्स को देख के ध्यान में रख के, क्योंकि आपका सिलेबस ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो या ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो या केवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो एक साथ आपके बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि इसकी वैकेंसी नहीं आई तो इसका हम क्या करेंगे। आपको अप्रोच अपनी इस तरीके से ही रखनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, इस साल आपको बहुत सी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन एनवीएस की वैकेंसी की बात करें तो जैसे ही एलडीसी का आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, जिसमें कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, ये सारा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एनवीएस की, कई बच्चे जैसे कि जो नए बच्चे अब होंगे जिन्होंने सीटेट अभी क्लियर किया है या जिनकी बीएड अभी कंप्लीट हुई है, तो वो लोग इस एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीज क्लियर करूंगी जो कि नए बच्चे होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको पीजीटी और टीजीटी लेवल की वैकेंसी देखने को मिलती है, पीआरटी लेवल की वैकेंसी यहाँ नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये आपके रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, तो यहाँ पर पीआरटी ना वैकेंसी आती है और ना पीआरटी टीचर की जॉब होती है यहाँ पर। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की यहाँ वैकेंसी आती है। बात करें इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यानी कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस आपके पास बीएड प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कई बच्चे इस तरीके से भी कमेंट करते हैं कि मैम हमारा फाइनल ईयर चल रहा है और हमारा सीटेट क्लियर है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, कोई भी वैकेंसी जब आती है तो इस चीज का याद रखिएगा, जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि लास्ट डेट तक आपका जितने भी रिजल्ट वगैरह हैं वो अनाउंस हो जाने चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो उस पोस्ट के लिए। ठीक है, बात करें पीजीटी लेवल पे, तो पीजीटी लेवल में आपको सबसे पहले आपकी मास्टर्स का होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% के साथ, प्लस आपका बीएड, ये भी आपका कंप्लीट ही होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एससी कैटेगरी, एससी को मिलता है 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपका पीजीटी लेवल पे आप 40 इयर्स तक एलिजिबल हो जाते हो और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन सेम ही देखने को मिलता है। टीजीटी में वुमेन को भी 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ वुमेन कैंडिडेट आपका 45 इयर्स तक एलिजिबल हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर 0.25 की, यानी कि आप तुक्के नहीं लगा सकते इस एग्जाम में।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं या फिर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो 150 मार्क्स का आपका पीजीटी का पेपर होता है, 150 मार्क्स का ही आपका टीजीटी का पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, पीजीटी और टीजीटी में दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, बस आपका लेवल का फर्क आ जाता है। ठीक है, दोनों में ही आपको कंसर्न जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, और जो आपका सिमिलर पार्ट होगा वो पार्ट होगा आपका जैसे कि जनरल पार्ट, जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की, रीजनिंग 10 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स की और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सॉरी रीजनिंग, यहाँ पर अगर बात करें रीजनिंग की तो पीजीटी लेवल पे आपको 20 मार्क्स की रीजनिंग देखने को मिलती है, टीजीटी पे 10 मार्क्स की देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद तो 40 इयर्स का यहाँ पर हो गया, यहाँ 50 मार्क्स का आपका रहता है और यहाँ पर आपका 80 मार्क्स का रहता है सब्जेक्ट में भी एक तो आपका होता है पेडागोजी वाला सेक्शन, दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपका एक तो सब्जेक्ट नॉलेज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कि आप कितना क्रिटिकल थिंकिंग उस पर कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका एनईपी 2020 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉरी 10 या 5 या 10 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 5 या 6। ठीक है, जिसमें कि आपको एक कंडीशन दी जाती है, उसमें बताया जाता है कि आप इस कंडीशन में किस तरीके से एज अ टीचर आप किस तरीके से मतलब उसमें रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ऑलमोस्ट यही एग्जाम पैटर्न आपका जो अपनाया जाता है वो EMRS में अपनाया जाता है। ठीक है, केवीएस में भी ऑलमोस्ट चीजें सेम ही रहती है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज वाला सेक्शन जो होता है, जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है, उसमें आप क्वालिफाई कैटेगरी में क्वालिफाई आपको करना ही करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला पोर्शन जो आपका 6th पार्ट होता है, उसमें आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन रहता है, जो कि टीजीटी में 30 मार्क्स का होता है, पीजीटी में 20 मार्क्स का होता है, क्योंकि 10 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, 10 की ही इंग्लिश आएगी। और बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी में आपको 3 लैंग्वेज मिलती है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। अब कई बच्चों की रीजनल लैंग्वेज कुछ नहीं होती, तो वो हिंदी इंग्लिश में से ही 3rd लैंग्वेज भी वही ले लेते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा, यहाँ क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, बाकी बात करें और सारी चीजों के बारे में, तो ऑलमोस्ट चीजें मैंने आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन बात करें इनकी आप किस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और बात करें बुक्स की, तो बुक्स आप एनसीईआरटी ही फॉलो करिए। ठीक है, एनसीईआरटी से बेस्ट बुक्स आपको नहीं मिलेंगी। और एनसीईआरटी नोट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, उस पर जाकर डिटेल मांग सकते हैं, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं कोशिश तो यही करती रहती हूँ कि आपको सारी चीजें टाइमली प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।